गुड मॉर्निंग। आइए आज फिर हम लोग दोबारा चैप्टर नंबर 3, काफी बड़ा चैप्टर है जिसमें 14 तहरीक और इनकलाब है। तो अभी हम लोग शायद 5 या 6 डिस्कस किए हैं। आ जाइए चैप्टर नंबर 3 से दोबारा हम लोग चैप्टर 3 के से ही हम लोग आज 2 बगावत के बारे में डिस्कस करेंगे। एक का नाम है संथाल रिबेलियन 1855, 1856 और दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा पागलपंथी या गारो बगावत जो 1825 और 1827 में हुआ था। आज मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन यहां से आ सकता है, माध्यमिक एग्जामिनेशन में यहां से क्या क्वेश्चन आया, और साथ ही साथ मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग ये भी नोट कीजिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाएं। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं संथाल बगावत या संथाली बगावत 1855, 1857, 1856। देखिए संथाल रिबेलियन जब आप डिस्कस कीजिएगा तो उसमें कुछ टर्म इस्तेमाल किए गए। टर्म इस्तेमाल किए जैसे हूल, HOOL, हूल। देखिए यहां पे लिखा हुआ हूल। ये हूल क्या चीज है? देखिए यहां से 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो बोलेगा कि हूल इज रिलेटेड टू विच रिवोल्ट, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जवाब होगा संथाल रिबेलियन। दूसरा बोलेगा व्हाट डू मीन बाय द टर्म हूल के टर्म से आप क्या समझते हैं? तो हूल का मतलब है संथाली जुबान में हूल को रिबेलियन या बगावत कहते हैं। ठीक है, आइए दूसरा दामने को। ये दामने को क्या है? दामने को कभी एग्जाम में पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछता है, मॉडल क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दामने को क्या है। दामने को का इंग्लिश मीनिंग हुआ द बॉर्डर ऑफ द माउंटेन, द बॉर्डर ऑफ द माउंटेन। इसका मतलब ये हुआ बॉर्डर ऑफ द माउंटेन। आइए हम लोग दामने को के बारे में और जानते हैं। 1832 में ये दामने को ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट या अंग्रेजी हुकूमत ने स्टैब्लिश किया, इसको कायम किया। और आपका बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर, कटक, इन सब एरिया से जो संथाल वहां रहते थे उन लोगों को बोला कि आप लोग, हम अंग्रेज बोले कि हम लोग ये जो दामने को जो स्टैब्लिश किए हैं यहां आप लोग आ जाइए, बसिए, यहीं पे खेती कीजिए, जंगल को काटिए और यहीं पे खेती बासी शुरू कीजिए। सब संथाली जो बेचारे इधर उधर रहते थे, आदिवासी, सब अपना इलाका को, कटक को, दालभूम को, मानभूम को, बांकुड़ा को, बीरभूम को, इन सब इलाकों को छोड़कर यहां दामने को में आकर बस गए, जो 1832 में बसाया गया था अंग्रेज हुकूमत के जरिया। उसके बाद हम लोग यहां ये देखेंगे कि दीकूज। देखिए इससे पहले भी हम लोग दीकू के बारे में डिस्कस कर लिए। दीकू, DIKU, प्लुरलिस्ट क्या है? दीकूज। ये दीकूज पूछेगा एग्जाम में कि हु वेयर दीकूज। दीकूज का मतलब आउटसाइडर्स, और जो लोग बाहर से आते थे इन सब इलाकों में हैं, इन सब इलाकों में जो, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए दामने को जो 1832 में अंग्रेजों ने इसको स्टैब्लिश किया था, तो यहां बाहर से जो लोग आए, बाहर से कौन कौन आते थे? मनी लेंडर्स आते थे जो पैसा को सूद पे देते थे, जमींदार आते थे हैं, और आपका रेवेन्यू कलेक्टर्स आते थे, सब रेवेन्यू कलेक्टर्स आते थे, गोमास्ताज आते थे। ठीक है, ये सब दीकूस कहलाए, और ये सब एजेंट होते थे किसके? अंग्रेजों के। इन लोगों का काम था, अंग्रेज उन लोगों को हुक्म दिए थे कि आप जाइए और वहां पे रेवेन्यू सिस्टम, उन लोगों से रेवेन्यू लीजिए। वो लोग जो फ्री में काश्तकारी कर रहे हैं उनसे आप रेवेन्यू लीजिए, रेवेन्यू वसूल कीजिए। कहिएगा ये अंग्रेजी हुकूमत का के तरफ से ऑर्डर है। ठीक है, दीकूज हुआ। उसके बाद संथाल परगना। संथाल परगना क्या चीज है? संथाल परगना देखिए ये पुरुलिया, संथाल परगना कहां से कहां तक फैला हुआ? संथाल परगना पुरुलिया के फुट हिल्स से लेकर राजमहल फुट हिल तक ये एरिया संथाल परगना का फैला हुआ। ठीक है, इसका टोटल एरिया अगर आप लोग जानना चाहेंगे संथाल परगना का, तो इसका टोटल एरिया हुआ 1366 स्क्वायर माइल। इसका टोटल एरिया हुआ 1366 स्क्वायर
मुरब्बा किलोमीटर पे ये मुरब्बा माइल पे ये फैला हुआ। उसके बाद ये संथाल परगना में कितना इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है या पहाड़ियों से ऑक्यूपाइड है, 866 स्क्वायर माइल्स। उसके बाद देखिएगा एरेबल लैंड, यानी संथाल परगना कितना एरिया काश्तकारी वाली जमीन से घिरी हुई है या ऑक्यूपाइड है। तो देखिए ये 500 स्क्वायर माइल। उसके बाद सेंसस हुआ, सेंसस 1851 में हुई और उस सेंसस के हिसाब से संथाल परगना में 1437 गांव वहां थे और आबादी कितनी थी सेंसस के हिसाब से? आबादी थी 82,715 लोग वहां रहते थे संथाल परगना में, यानी वहां की कुल आबादी 82,715 थी। अब आइए हम लोग देखते हैं ये जो डिस्कस करेंगे संथाल रिबिलियन, इसमें बहुत से लीडर्स का नाम, ये लीडर्स का नाम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो लीडर है, जो दोनों भाई थे सिद्धू और कानू, जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं संथाल रिबिलियन में, ये संथाल बगावत। उसके बाद दूसरा भाई है उनका नाम है चांद एंड भैरव। चांद और भैरव भी दोनों भाई थे, इन लोगों ने भी अहम रोल अदा किया है संथाल बगावत में। उसके बाद दूसरे लीडर का नाम है बीर सिंह। उसके बाद दूसरा लीडर का नाम है कालो परमानिक। उसके बाद वाले लीडर का नाम है डोमन माझी। ये सब लीडर्स थे, लेकिन इन सब लीडरों में सिद्धू और कानू ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। आइए अब हम लोग देखते हैं काउजेस। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आप नोट डाउन कीजिए कॉपी पे कि व्हाट वे द काउजेस ऑफ द संथाल रिबिलियन। संथाल रिबिलियन के क्या वजूहात थे, संथाल बगावत के होने के क्या वजूहात थी? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। जवाब लिखिएगा पहला नंबर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को मुतारुफ करवाया गया, इंट्रोड्यूस जब कराया गया, तो सेटलमेंट तो एक अब उन जमीनों पर संथाल परगना पर दामने को का जो एरिया है संथाल परगना पर, अब उन लोगों को, संथालियों को, आदिवासियों को अपनी जमीन पर टैक्स देना पड़ता था। इससे पहले टैक्स वगैरह का, रेवेन्यू वगैरह का कोई मामला नहीं था। तो परमानेंट सेटलमेंट के सिलसिले से हम लोग पिछले क्लास में बहुत डिस्कस किए, बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए। आइए नंबर 2, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्जॉर्शन ऑफ सब रेवेन्यू। मतलब ये हुआ, हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के बारे में डिस्कस किए कि जमींदार होते थे, जमींदार जो फार्मर और गवर्नमेंट के दरमियान एक कड़ी का काम किया करता था, मिडिल मैन का काम किया करता था, यानी फार्मर से, किसान से या आदिवासी से रेवेन्यू लेके अंग्रेजों के खजाने में पैसा जमा करता था, रेवेन्यू जमा करता था। लेकिन ये जो रेवेन्यू जो जमा करते थे, ये लोग एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले लेते थे, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी ऐंठ लेते थे संथाली से। ठीक है, संथाली से एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी ऐंठ लेते थे। तो ये क्या, और सिर्फ रेवेन्यू, सब रेवेन्यू के नाम पर उससे छोटा जो रेवेन्यू और दूसरे किस्म के टैक्स भी वो लोग उनसे ले लेते थे, संथालियों से ले लेते थे। इसकी वजह ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो वो लोग ले लेते थे, तो संथाल रिबिलियन या संथाल बगावत का ये खास काउज बना, वजह बना। नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, तो नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स के भी बारे में हम लोग डिस्कस किया, आप मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। तो मनी लेंडर्स जो सूद पे पैसा देते थे, जब ये महाजन लोग संथालियों से पैसा ज्यादा मांगते, तो इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो मजबूरन ये लोग कहां जाते थे? मनी लेंडर्स के पास जाते थे, जो कर्ज वगैरह देते थे सूद पे जाते, तो वो लोग भी उनको, इन लोगों का एक्सप्लॉइट करते, ज्यादा सूद पे पैसा देते। हम लोग पिछले मेरे वीडियो में देखिएगा तो 500 से 550 से 500% सूद इन लोगों को लाद दिया जाता था, इन लोगों पर लाद दिया जाता था। तो जिंदगी में कभी भी वसूल नहीं कर पाते थे ये लोग। ठीक है, तो ये भी एक वजह बनी। उसके बाद हम लोग देखेंगे चीटेड बाय फॉरेन शॉपकीपर्स। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि फॉरेन शॉपकीपर्स, जब संथाली लोग इन लोगों के दुकान में जाते थे, सब सामान कुछ खरीदते थे, वजन ये लोग कम देते थे, और जब संथाली लोग अपनी सामान जब बेचते, तो वहां भी वजन कम देते, वजन कम करते,
और पैसा भी उन लोगों को कम देते। तो ये क्या बनी, एक वजह बनी किसका, संथाल रिबेलियन का। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंसिव लॉ। देखिए उस जमाने में जब संथाल रिबेलियन शुरू जब हुई, उस जमाने में फ्रेडरिक हेलिडे बोल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल उनका नाम था फ्रेडरिक हेलिडे। फ्रेडरिक हेलिडे साहब ने कहा है कि उस जमाने में जब संथाल रिबेलियन होने वाली थी, या उस दौर में जब संथाली लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इस्तेहसाल किया जा रहा था, जबरदस्ती उनसे पैसा ऐंठा जा रहा था, उस जमाने में ब्रिटिश सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ थे, लेकिन संथाली नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज जो थे, कानून जो थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत खर्चीलू थी, बहुत कीमती, बहुत एक्सपेंसिव थी। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते। एक मतलब अगर कोई केस कर देता तो उसकी सुनवाई होते 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 उम्र ढल जाती, लेकिन फैसला नहीं हो पाता। ठीक है, साथ ही साथ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत पेचीदा थी लॉ। सिंपल माइंडेड संथाल ये सब केस वगैरह करने के, क्योंकि ये लोग तो बेचारे इलिटरेट थे, जाहिल थे, इन लोगों को पता नहीं था कि कोर्ट में केस किया जा सकता है और उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो वो सब तो इन लोगों के पास थी नहीं। तो ये भी जो एक्सपेंसिव लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ जो थी, ये भी संथाल बगावत की एक खास वजह बनी। उसके बाद देखिए बिगनिंग, ये बगावत जो थी वो कैसे शुरू हुई, तो देखेंगे हम लोग कि हम लोग को पता है कि जब परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ इन इलाकों में, तो क्या हुआ कि एक इलाका है पोराहाट के जमींदार सारी जमीन खरीद लिए। कहां की जमीन खरीद लिए? बाकुड़ा, छोटा नागपुर, हजारीबाग, मानभूम और आपका मिदनापुर, पलामू, इन सब एरियाज की सारी जमीनें पोराहाट के जमींदार खरीद लिए, लीज पर ले लिए। ठीक है, और जब लीज पर ले लिए तो इन लोगों ने, पोराहाट के जमींदारों ने वादा किया अंग्रेजों से कि हम आपको रेवेन्यू देंगे, एक फिक्स रेवेन्यू उन लोगों को बोल दिया। अब ये जमींदार संथालियों को बोले कि भाई आपको अब रेवेन्यू देना होगा। तो ये लोग तो बदजन हो गए, ये गुस्सा हो गया कि ये क्या, इससे पहले तो हम लोग फ्री में यहाँ पे काश्तकारी कर रहे थे, अब आप लोग रेवेन्यू मांग रहे हैं, अब आप लोग टैक्स मांग रहे हैं, हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 जून 1855 ईस्वी को जितने भी संथाली, करीब 10,000 संथाली एक मैदान है जिसका नाम है भागनाडीही फील्ड, भागनाडीही मैदान में सिद्धू कानू के लीडरशिप में वहां सब जमा हुए। और इन लोगों ने तय किया कि अब हम लोगों को जमींदारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बगावत करना चाहिए। लेकिन सही बगावत का जो अनाउंसमेंट हुआ, प्रोक्लेम ये लोग बगावत क्या किए, वो किए 7 जुलाई 1855 को। ठीक है, जब ये लोग बगावत कर दिए तो बगावत किए तो अंग्रेजों से लड़ाई हुई। अंग्रेजों से जब लड़ाई हुई तो हम लोग देखते हैं कि आपका बीरभूम और मुंगेर पर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई। बीरभूम और मुंगेर के इलाकों पर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई क्योंकि संथालियों ने बगावत कर दिया था। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि ये जो तहरीक जो थी, बीरभूम और मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में भी संथाल रिवोल्ट या बगावत फैल गई। लेकिन अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार हुआ करते थे और ये लोग संथाली तीर धनुष कमान से झगड़ा किया करते थे, तो ये लोग नहीं सक पाए, अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। और फरवरी 1856, यहां देखिए लिखा हुआ, फरवरी 1856 को अंग्रेजों ने संथालियों को हरा दिया, उनकी बगावत को कुचल दिया। और हम लोग क्या देखते हैं कि 23 संथाली मारे गए उस मुठभेड़ में, और 1400 संथालियों को जेल में डाल दिया गया, सिद्धू कानू को मार दिया गया। ठीक है, सिद्धू को गोली मार दी गई और कानू को फांसी लटका दिया गया। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द संथाल रिबेलियन, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखिएगा? नंबर 1 में लिखिएगा। देखिए एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है प्रोफेसर नरहरि कविराज। प्रोफेसर नरहरि कविराज कहते हैं
कि ये संथाली रिबेलियन जो था फ्रीडम वॉर ऑफ कॉमन मैन, यानी आम इंसान के लिए ये पहली जंग आजादी थी। संथाल रिबेलियन को नरहरी कविराज कहते हैं कि आम लोगों के लिए ये जंग आजादी की पहली जंग थी। उसके बाद नंबर 2 में देखेंगे, हाल ही में एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में ये बात सामने उभर कर आई कि ये फर्स्ट आर्म रिबेलियन थी, यानी फर्स्ट आर्म, पहला हथियार वाला ये बगावत थी संथालियों के जरिए। उसके बाद नंबर 3 में देखेंगे गोरेला वार टैक्टिक्स। गोरेला वार टैक्टिक्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में, मेरे पिछले वीडियो आप देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। गोरेला वार जब संथाली अंग्रेजों का मुकाबला फेस टू फेस नहीं कर पा रहे थे, तब इन लोगों ने क्या किया कि छुप के पहाड़ियों के पीछे छुप कर जब अंग्रेज आते उन लोगों को दबोच देते, मार देते। इसको बोलते गोरेला वार टैक्टिक्स। इस टैक्टिक्स को, इस तरीका को भी अपनाया गया। उसके बाद देखिएगा एंटी ब्रिटिश, ये एंटी ब्रिटिश था, अंग्रेजों के खिलाफ थी, है इसकी फितरत, इसका नेचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, एंटी ब्रिटिश थी। उसके बाद 5 में देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन, बच्चे, संथाली बच्चे और संथाली औरतें इसमें शामिल हुई। और संथाली औरतों को जब गिरफ्तार किया गया तो संथाली औरतें जेल गई अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में लेके गए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। उसके बाद रिजल्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट्स में क्या देखेंगे कि इस रिवोल्ट को, ये रिवोल्ट तो फेलियर हुआ, नाकाम हो गया, संथाली हार गए और इस रिवोल्ट को फरवरी 1856 में खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के जरिए। लेकिन अंग्रेज बहुत गौर और फिक्र किया और वो लोग एक बात पे पहुंचे, एक नतीजा पे पहुंचे कि उन लोगों के मसाइल, संथालियों के मसाइल के बारे में वो लोग जाने। उसके बाद अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट 1859, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, फॉरेस्ट एक्ट 1859। इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने संथालियों को वो हक दे दिया कि आप लोग संथाल परगना के जंगल के रिसोर्सेज, फल, दरख्त, लकड़ियां, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 3 में देखेंगे कि रिजल्ट्स में संथाल परगना का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इन लोगों ने संथाल परगना नामी एक डिस्ट्रिक्ट को कायम किया संथालियों के लिए, जहां पे अंग्रेजों ने कह दिया संथालियों से कि इस संथाल परगना में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही कानून चलेगा, संथाली कानून चलेगा, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ 3 साल तक बैरूनी या बाहर से लोग संथाली परगना में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी दाखिल होंगे, उसके बाद एक हिस्टोरियन है शिव प्रकाश रॉय बोलते हैं कि ये संथाली बगावत जो थी ये अंग्रेजों के फाउंडेशन को झंझोड़ कर रख देती है, अंग्रेजों के फाउंडेशन को झंझोड़ कर रख देती है। ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं कि 2017 में माध्यमिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था संथाल रिबेलियन से, वो था व्हाई डिड द संथाल रेबेल इन 1855, मतलब कि संथाली 1855 ईस्वी में क्यों बगावत की, मतलब कॉजेज। तो यहाँ पे आपको 4 कॉजेज लिखना है। पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिख दीजिएगा, संथालियों के बारे में 2-4 लाइन लिखिएगा, 4 हेडिंग जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए वो लिखिएगा, और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखिएगा। आप अपना नजरिया बताइएगा उसमें 2 या 4 लाइन। ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब आइए पागलपंथी या गारो रिवोल्ट है, ये दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, पागलपंथी या गारो रिवोल्ट। ये तहरीक कब शुरू, ये बगावत कब शुरू हुई, 1825 से 1827। अब आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे आपको किताब देखिएगा तो किताब में है गारो हिल्स के बारे में। ये गारो हिल्स क्या है, ये गारो हिल्स दरअसल मध्य प्रदेश मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में गारो हिल्स है, ठीक है, गारो हिल्स मेघालय में है। लेकिन गारो जो एक गारो का कम्युनिटी भी है, ट्राइब भी है, जो आसाम और बांग्लादेश में रहते हैं, ठीक है। तो ये हिली एरिया में रहते हैं, पहाड़ी इलाका में गारो लोग। तो बांग्लादेश के गारो के सिलसिले से हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग का सिलेबस में, ठीक है। और हम लोग को ये भी जानना है कि 2 पागलपंथी रिवोल्ट हुए,
एक तो 19वीं सदी की पहले दहाई में हुई और दूसरा जो पागलपंथी रिवोल्ट हुआ वो 1825-27 हुआ। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए पागलपंथी, अगर पागलपंथी के बारे में अगर जानना चाहेंगे ये पागलपंथी क्यों, तो ये एक गाना है जिसको बोलते हैं बाउल सॉन्ग। ये लोग भिखारी हुआ करते थे, मेंडिकेंट्स, जिसको बेगर बोलते हैं या मेंडिकेंट बोलते हैं। ये लोग बाउल गान को गा गा कर भीख मांगते थे, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। साथ ही साथ गुजर बसर करते, भीख मांगते, बाउल गान गाते, और साथ ही साथ कुछ जमीन भी होती वहां पे काश्तकारी करते हैं। और देखिए ये जो पागलपंथी है, तो ये जो गौर जो है, एक नाम जो मैंने बताया गारो है ना, बांग्लादेश में ये लोग रहते थे शेरपुर, बांग्लादेश में एक जगह शेरपुर, वहीं शेरपुर में ये लोग रहते थे। ये लोग अपने आप को बोलते थे कि पागलपंथी हम लोग हैं, पागलपंथी हैं। इन लोगों को पागलपंथी अपने आप को ये लोग कहते थे। और ये जो पागलपंथी जो कायम किया, इसको कायम करने वाले का नाम है करीम शाह, या इसका एक और नाम है करम शाह। ठीक है, तो आइए अब करीम शाह या करम शाह के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। करम शाह जो थे ये चेला थे मंजू शाह। मंजू शाह एक लीडर थे मदारिया सूफी ऑर्डर के ये लीडर थे। कौन? मंजू शाह। और आपका करीम शाह या करम शाह मंजू शाह का चेला था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये पागलपंथी नाम का एक सेक्ट शुरू किया। करीम शाह या करम शाह की बीवी का नाम है आपका चांदी बीवी। चांदी बीवी भी बहुत मुहज्जब थी, बहुत पावरफुल थी। उनको हम लोग बोलते हैं पीर माता या सेंट मदर भी बोलते हैं, पीर माता या सेंट मदर भी बोलते हैं। करीम शाह की मौत हुई 1813 ईस्वी में। करीम शाह या करम शाह का इंतकाल हुआ। उसके बाद देखिए उनका लड़का टीपू शाह ये भी रिलीजियस माइंडेड थे, लेकिन इनका माइंड पॉलिटिक्स की तरफ भी गया। और ये ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत दिनों से अपने वालिद के टाइम से कि अंग्रेज जो है हम लोगों पर रेवेन्यू और टैक्स आयद किया है बेफजूल का, यूजलेसली। ठीक है, तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। साथ ही साथ जमींदार जो टैक्स वसूल करते थे, कलेक्ट करते थे, तो जमींदार लोग पागलपंथी पर, बेचारे सिंपल माइंडेड लोग थे, मामूली किस्म के लोग थे, जाहिल किस्म के लोग थे, इन लोगों पर जुल्म सितम करते थे। तो टीपू शाह ने इसके खिलाफ मजम्मत किया, अपोज किया। ठीक है, और 1825 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि शेरपुर, जो अभी मैंने बताया बांग्लादेश में जगह शेरपुर, उसको वो लोग कब्जा कर लिया। कौन? टीपू शाह। 1825 ईस्वी में शेरपुर बांग्लादेश का एक जगह है, वहां काबिज हो गया। अब कब्जा करने के बाद रॉयल पावर एज्यूम कर लिया, यानी टीपू शाह रॉयल पावर एज्यूम कर लिया और कहा कि कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देगा। और इनका एक नजरिया, इनका एक फिलॉसफी है टीपू शाह का कि हर इंसान, कोई भी इंसान ना बड़ा है ना छोटा, वो अंग्रेज हो या पागलपंथी हो, सब बराबर, खुदा की नजर में सब बराबर। आइए कॉजेज जानते हैं। तो कॉजेज में देखेंगे अनलॉफुल एंड अनबियरेबल टैक्स। ये जो इन लोगों पर टैक्स जो ऐड किया गया, इसके खिलाफ टीपू शाह ने आवाज उठाई और इसका पहला कॉज बना किसका? पागलपंथी और गारो रिवोल्ट का। दूसरा में देखेंगे एक्सेसिव टैक्स का नाम है, देखिए खर्चा, मेथात या अबवाब। ये किस्म का टैक्स या रेवेन्यू हुआ करता था जिसका नाम है खर्चा, मेतात या अबवाब। जमींदार लोग पागलपंथी या गारो से लेते थे जबरदस्ती, तो जबरदस्ती लेते। इन लोगों ने एक वक्त ऐसा है कि इन लोगों ने इनकार कर दिया और बगावत छिड़ गई। ये एक वजह बनी। दूसरी वजह है कि जमींदार जब टैक्स वसूल करते तो बहुत जुल्म सितम करते, बहुत ऑपरेसिव थे जमींदार से। तो ये जो वो लोग बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया करते थे, इस जुल्म सितम के खिलाफ भी ये बगावत की खास वजह बनी। उसके बाद देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है शेनडेल, SHENDELL, शेनडेल, SHENDELL। शेनडेल साहब का कहना है कि ये जो पागलपंथी या गारो
ट्राइब थे जो गा कर भीख मांग कर और छोटे छोटे जगह पर काश्तकारी कर कर अपनी जिंदगी गुजारते थे, ये लोग रिलीजियस माइंडेड थे, मजहबी ख्याल के थे। लेकिन जब जमींदार लोग जुल्म सितम ज्यादा करने लगे तब ये लोग पॉलिटिकली पावरफुल होने लगे और बाद में जमींदारों के खिलाफ बगावत कर दिया। हालांकि ये बगावत बाद में अंग्रेजों ने इसको दबा दिया, इसको खत्म कर दिया। ये फेल होया, ये पागलपंथी या गारो रिवोल्ट अनसक्सेसफुल था। बावजूद इसके बहुत दौरस इसके असरात भी हैं, फार रीचिंग इंपैक्ट भी पड़ता है। क्या देखेंगे रिजल्ट में कि अंग्रेजों को ये पता चल गया कि हम लोग जो पागलपंथी, जिन लोगों का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, छोटी मोटी काश्तकारी करते हैं, इन लोगों से रेवेन्यू हम लोग को नहीं लेना चाहिए। तो इन लोगों ने रेवेन्यू को विड्रॉ कर लिया। रेवेन्यू जो चाहते थे, अब रेवेन्यू का कोई मामला नहीं था, ठीक है, अब रेवेन्यू उन लोगों से लेना बंद कर दिया। तो ये आज तक का ये क्लास हुआ। देखिए हम लोग ये सब जो डिस्कस किए, आप लोग संथाल रिबेलियन में हम लोग इसका जो टर्म्स इस्तेमाल किए वो सब आप देखिएगा, कॉजेस देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक बिगिनिंग किस तरह से हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, इसका रिजल्ट्स हम लोग देखें और 2017 में कौन सा क्वेश्चन है वो हम लोग देखें। साथ में पागलपंथी या गारो रिवोल्ट के बारे में हम लोग, गारो हिल जो आपकी किताब में लिखा हुआ उसका क्या मतलब है, उसके बाद पागलपंथी किसको कहते हैं, उसके बाद इनके जो लीडर हैं करम शाह या करीम शाह, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, उनका लड़का टीपू शाह के बारे में हम लोग डिस्कस किए, इसके क्या वजूहात, ये कैसे शुरू हुई ये बगावत पागलपंथी या गारो रिवोल्ट, उसके बारे में डिस्कस किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किए, उसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस किए। उम्मीद है हमने जो पढ़ाया आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई बात, अगर ये दोनों संथाल रिबेलियन या पागलपंथी रिवोल्ट से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवालात को लिखिए और आपको अगर और कोई प्रॉब्लम है वो भी उसमें जरूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। इस नाचीज को इजाजत दीजिए, फिर दोबारा कल मुलाकात होगी दूसरे क्लास के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।